So now we are starting the third chapter. Okay, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है. ठीक है, तो एक्सपेक्ट लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, बट आज भी मैं CBSE 2026 रिजल्ट जो आया उसके बाद एक डिस्कशन हुई है कि अब आपने चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. रोट लर्निंग वाला काम नहीं चलेगा कि हाँ सीधा सीधा बस आप रट लो. जहाँ आपको चीज़ नहीं समझ आती ना, यू हैव टू आस्क. एंड आपने स्टडी भी लॉजिक करनी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, कहाँ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के थ्रू से एनोड मूव करते हैं या एनोड से. रटना नहीं है, लॉजिकली पढ़ोगे तो पेपर चाहे जितना मर्जी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ जाए. वैसे ऑब्वियसली एक रेशो है, पूरा पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं आ सकता, बट अगर 50% पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट वेन यू रिलाई ऑन रोट लर्निंग कि हाँ इस क्वेश्चन को रट लो, इस न्यूमेरिकल को कर लो, सेम आ जाएगा. अब ICSE वालों को तो बिल्कुल हैबिट होती है ना. तो बाकी फिर तुमने कैसे अटेम्प्ट किया था? ऐसा पेपर आएगा और तुम्हारा वैसे भी ICSE में लाइन टू लाइन तुम पढ़ते हो ना, तुम कौन सा कुछ छोड़ते हो. वैसे भी अगर तुम वैसे ही सब कुछ डीप में पढ़ रहे हो तो तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड दिक्कत नहीं आती है. सो द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रो DNA एंड RNA. हाँ हाँ जी, दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको नाम ही बता रहा है कि ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री. तो इस चैप्टर में ना हम दो चीज़ों की बातें करेंगे. एक जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और एक पार्ट में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. नाम ही बता रहा ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल रिएक्शंस. अब ये भी समझने की बात है कि मैम व्हाट इज दिस, कि एक बार हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और एक पार्ट में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करेंगे. अब इसका भी एक लॉजिक है. लॉजिक ये है कि हमने 11 में पढ़ा था कि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं. एक होती है स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बीकर में जिंक की रॉड रखी है ना, जिंक की रॉड रखी, यू डिप्ड जिंक रॉड इन कॉपर सल्फेट, तो थोड़ी देर बाद जिंक डिसॉल्व होने लग गया कॉपर सल्फेट में, अपने आप ही हो रहा है ना. या अगर तुम सिल्वर का स्पून लोगे, सिल्वर के स्पून को डिप करोगे किसमें, कॉपर सल्फेट में, तो कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी. अगर मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ कि लेट अस सपोज दो सिचुएशंस हैं. एक में तुमने चांदी का चम्मच यानी कि सिल्वर के स्पून को कॉपर सल्फेट में डिप किया है, और एक में मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने सिल्वर के सॉल्यूशन में कॉपर को डिप किया, किसमें रिएक्शन होगी. सीरीज कालू का माली आलू जरा फीके से पकाता कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड. अब आपको पता है कि सिल्वर से ऊपर कॉपर है, यानी कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव. कॉपर मोर रिएक्टिव है, कॉपर लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और सिल्वर, तो इसमें नो रिएक्शन होएगी क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव. का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है. बट कॉपर तो ऑलरेडी CO2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, कॉपर तो ऑलरेडी किसकी फॉर्म में है. तो अगर आप सिल्वर यानी कि अगर आप नीचे वाले मेटल को ऊपर वाले मेटल के सॉल्यूशन में डिप करते हो तो नो रिएक्शन क्या होती है. लेकिन दूसरे सिचुएशन में क्या है, आपने ऊपर वाले मेटल को किस में डिप करा हुआ है, नीचे वाले मेटल, मतलब ये मोर रिएक्टिव है और ये क्या है. अब इसमें क्या होगा, कॉपर लूज करने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
ऑक्सी और Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने लग जाएगा और यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होने लग जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब यहाँ पे जिसमें रिएक्शन हो रही है, जब तुमने कॉपर को सिल्वर सल्फेट में जब डिप किया, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, अपने आप ही क्या हुआ, लॉस ऑफ, और अपने आप ही क्या हुआ, गेन ऑफ। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं, दोबारा समझो। इन केमिस्ट्री देर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है जो अपने आप होती हैं, स्पॉन्टेनियस, जैसे तुमने सिल्वर के चम्मच को, सॉरी कॉपर के स्पून को किस में स्टर किया, AgSO, आपने कॉपर को स्टर किया इन AgSO, तो कॉपर अपने आप लूज करने लगा इलेक्ट्रॉन, आपने कोई हीट नहीं करा, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी। क्यों कॉपर लूज करने लगा, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन। और कैसे पता लगता है कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, फ्रॉम दिस रिएक्टिविटी, फ्रॉम दिस रिएक्टिविटी। पढ़ो इस रिएक्टिविटी सीरीज को, कालू नाथ का, कालू बोलना अजीब लगता है, कुछ और बोलो, केदारनाथ, वॉटेवर, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कॉपर मरकरी सिल्वर एंड, चल रही है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट कैनन, इधर से चलती होगी यार। ओके, तो इस चैप्टर में हम दो पार्ट्स में डील करेंगे। मैं इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। पहले पार्ट में हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात करेंगे। तो जब हमारे बीकर में कैसी रिएक्शंस होंगी, अपने आप, तो इलेक्ट्रिसिटी देनी नहीं पड़ेगी बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो अपने आप होती हैं उनकी केमिकल एनर्जी खुद से किसमें चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल। फिर दूसरे पार्ट में हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पढ़ेंगे। कैसी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो अपने आप नहीं होती, उनको कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होगी। आई अगेन रिपीट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेंगे, प्रोड्यूस। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप तो प्रोड्यूस हो नहीं सकती, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, केमिकल। और ये केमिकल एनर्जी किन रिएक्शन से आएगी, जो अपने आप होएंगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम कैसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनको कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो अपने आप किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इस चैप्टर को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ चैप्टर which deals with two type of cells. One is electrochemical. Electrochemical cells वो होंगे जिसमें हम केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर हम दूसरे पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और वो किस में कन्वर्ट होगी। तो जो बच्चे लेट आए हैं, अगर वो इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि मैम व्हाट इज दिस, एक में तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक में दे रहे हैं, तो मैंने आपके आने से पहले यही बताया था कि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है स्पॉन्टेनियस, एक क्या होती है, जैसे तुमने कॉपर के स्पून को सिल्वर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया तो थोड़ी देर बाद कॉपर नीचे आने लगता है, सिल्वर ऊपर जाने लगता है। तो आपने तो कुछ नहीं करा ना, आपने तो बस कॉपर को सिल्वर सल्फेट में डिप किया और वो अपने आप ही होने लग गई, रिएक्शन अपने आप ही होने लग गई, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर से। तो जो चीजें अपने आप होती हैं उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अपने आप अपनी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती हैं,
अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी बल्कि प्रोड्यूस होगी, बल्कि एंड दिस टाइप ऑफ सेल्स और डिवाइसेस विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरे रिएक्शन भी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं नमक दूँ, व्हाट इज नमक, NaCl, और मैं आपको बोलूँ कि कल इसमें से सोडियम और क्लोरीन अलग अलग करके आना, पॉसिबल है? अगर आप उसको पानी में भी डिसॉल्व कर दोगे इट विल सेपरेट एज Na पॉजिटिव एंड, बट यू कैन नॉट जस्ट एक्सट्रैक्ट सोडियम एंड क्लोरीन आउट ऑफ इट, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी? तभी सोडियम आपका कैथोड पे जाएगा और क्लोरीन आपका कहाँ पर जाएगा? तो अगर आपको सोडियम क्लोराइड में से NaCl में से सोडियम अलग करना है, क्लोरीन अलग करना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है वो सेल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रो। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर की शुरुआत करनी है। सो oxidation. So the chapter that we are going to start is electrochemistry. It's a very interesting chapter. धीरे धीरे करेंगे, we will not do it in a hurry. और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स विल बी एक्सपेक्टेड, लेकिन मैं अब सबके आने से पहले यही बोल रही थी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। आप रट नहीं सकते कि एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। अगर आप लॉजिकली पढ़ोगे तो पेपर जितना मर्जी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ जाए, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। लेकिन अगर आप बस रट के चले जाओगे, समझोगे नहीं। अब मैं चाहती तो इसका भी लॉजिक ना बताती, क्यों दो तरह के सेल्स होते हैं, बट अब तुम्हें लॉजिक पता है कि एक सेल्स होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के और एक सेल्स होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के। स्पॉन्टेनियस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस होती है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इवन अगर आप अपने 11th में नहीं करके आए हो, आपको नहीं पता कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है, यू आस्क मी कि मैम मुझे तो नहीं पता स्पॉन्टेनियस क्या होता है, तो ऑल्दो मैंने वैसे अपने आप ही बता देना है कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है, विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, विच टेक प्लेस बाय। ठीक है, तो अब धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। सो आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इज द ब्रांच विच कंसर्न्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसको कन्वर्ट करती है? केमिकल एंड, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल भी कर सकती है और इलेक्ट्रिकल टू, दोनों की इंटर कन्वर्जन है। मतलब ऐसा नहीं है कि केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब जैसे ये एक डायग्राम बना रखा है, इसमें आपने जिंक की रोड डिप करी है और कॉपर की डिप रोड करी है और बीच में बल्ब लगा दिया। आपने कोई बैटरी नहीं दी, आपने कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दी, आपने बस बल्ब लगा दिया और थोड़ी देर बाद बल्ब अपने आप ग्लो कर गया। थोड़ी देर बाद बल्ब क्या हो गया? अपने आप। तो इसमें कौन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस क्यों हुई है? क्योंकि हम सब जानते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन। कैसे पता जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? अगेन सीरीज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से है कॉपर, तो कॉपर से जिंक ऊपर आ रहा है। आप सबको दिख रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक किसके ऊपर आ रहा है? तो जिंक क्या हुआ? मोर रिएक्टिव, या जिसको रिएक्टिव का मतलब नहीं पता, मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि जिंक कहेगा कॉपर को कि मैं लूज करूंगा। अब जैसे जिंक लूज करेगा ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके बल्ब के पास जाएंगे। एंड व्हाट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? दैट इज, और इलेक्ट्रिसिटी आते ही बल्ब ग्लो कर गया। तो आप मेरे को बता सकते हो कि इस डायग्राम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है कि हमने दी है? प्रोड्यूस हुई है। हमने तो सिंपल जिंक को कॉपर के साथ, वायर के साथ कनेक्ट करना था, हमने बीच में बल्ब लगा दिया जस्ट टू चेक कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता। तो जैसे ही की प्रेस करी बल्ब ग्लो कर गया। बल्ब क्या कर गया? तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। तो इसमें क्या कन्वर्जन हुआ है कि केमिकल एनर्जी जिंक की किस में कन्वर्ट हुई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमें दिखेगा कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल, एंड वाइस वर्सा। वैसे मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। पहली बार जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन हुआ था जिसमें केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा गया था? दैट वाज सेल बिटवीन जिंक एंड इट वाज गिवन बाय डैनियल।
That is why this cell is also known as, and this cell is also known as galvanic cell, and this cell is also known as voltaic cell. So many names. I again repeat, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा डिजाइन हुआ था जिसमें जिंक रोड को किससे सेपरेट किया गया था? कॉपर से। जिंक को किससे सेपरेट किया गया था? वाया वायर, और वायर के बीच में चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, आप गिल्वानोमीटर भी लगा सकते हो। अगर गिल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। बट एज पर द डायग्राम उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए बीच में क्या लगाया रखा है? बल्ब। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने की प्रेस करी बल्ब क्या कर गया? ग्लो। सो व्हाट दिस ऑब्जर्वेशन टेल्स कि जिंक और कॉपर के बीच में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। और क्यों ना हो, अगर आप ऐसे दो मेटल्स को सेपरेट करोगे जिसमें से एक मोर रिएक्टिव है और एक क्या है, तो सर्टेनली मोर रिएक्टिव वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मोर रिएक्टिव वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और लेस रिएक्टिव वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। और यही इलेक्ट्रॉन जिंक से ट्रैवल करके किसके पास जा रहे हैं? एंड व्हाट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रिसिटी। तो तभी इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अपने आप जनरेट भी होती है। हमने सिर्फ जिंक और कॉपर को कनेक्ट करा, जस्ट ऑन कनेक्टिंग केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती हुई नजर आई? इलेक्ट्रिकल। एंड व्हाट इज दिस डिवाइस नोन एज? Electrochemical Daniel cell. Electrochemical cell. What is the another name? Because this is the first cell. जो पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन हुआ था वो डैनियल ने करा था. What is the other name? Galvanic cell. और what is the another name? अब इसको भी कई बच्चे बैठ के रट्टा मारेंगे, लेकिन जिसने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लिया कि पहले बीकर में क्या लेना है? जिंक, दूसरे बीकर में क्या लेना है? कॉपर, जिंक और कॉपर को किससे कनेक्ट करना है? वायर, बीच में क्या लगा देना है? बल्ब लगा दो, गैल्वेनोमीटर लगा दो, थोड़ा डायग्राम फैंसी बनाना है, की लगा दो, है ना? तो ये हमारा क्या सेल हो गया? डैनियल सेल, है ना? यस। अब ये जिंक डिप होती है, जिंक वो तो मैं वैसे पूरा कराऊंगी कि जिंक को हम डिप करेंगे जिंक के ही सोल्यूशन में ZnSO4 1 मोलर, और यहाँ पे कॉपर को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट, क्योंकि अगर आप मेटल को मेटल के आयन से सेपरेट करोगे तभी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं जनरेट हो पाएगा। तो ये जब मैं पूरा डायग्राम करवाऊंगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट एज इन थोड़ा सा मैंने आपको ये डायग्राम क्या इनर्ट सॉल्ट्स KI KNO3 KCl जो इनर्ट सॉल्ट होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, वो आएगा, आराम आराम से बताऊंगी। अगर मैंने बहुत हरी में बता दिया तो जिन्होंने ICSE वालों ने जिन्होंने कर रखा है उनको समझ आ जाएगा, बाकियों को समझ नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में हमने कितने सेल्स पढ़ने हैं? पहला कौन सा? इलेक्ट्रो, जो अभी अभी पढ़ाया था वो कौन सा था? इलेक्ट्रो केमिकल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? और दूसरे तरह के सेल्स हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? तो हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज जस्ट अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज टू एनर्जी। या तो हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे होंगे या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस कि इस चैप्टर में हम दो तरह के डिवाइसेस या दो तरह के सेल्स पढ़ने वाले हैं। वन जिसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और एक में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी जो किसमें कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी, एंड दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। रिमोट वाले इलेक्ट्रोकेमिकल ही होते हैं ऑफ कोर्स, तभी वो इलेक्ट्रिक। अब हमारा रिमोट काम कर रहा है, आपने कोई भी रिमोट में सेल डाले, है ना? जब आप सेल डालते हो तो ये रिमोट काम करने लग जाता है, तो इसके ये इलेक्ट्रोकेमिकल ही हुए ना, क्योंकि इनमें केमिकल एनर्जी है। क्या है? जैसे ही ये सर्किट में गए, सर्किट कंप्लीट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी, तभी ये काम कर रहा है। तो दीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपके फोन की बैटरी जिससे आप सारा दिन अपने फोन का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हो और उस फोन की दुनिया से बाहर ही नहीं आते हो, उसके अंदर भी कौन से सेल होते हैं? इलेक्ट्रो। बट फर्क क्या है कि जो हमारी फोन की बैटरी होती है वो सेकेंडरी बैटरी है, इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल होती है ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो फोन की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी होती है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल है, क्योंकि इन सबसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है।
इन सबसे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तभी रिमोट काम कर रहा है। बस फर्क ये होता है कि जो रिमोट के सेल्स होते हैं या जो हमारी वॉच के अंदर सेल्स होते हैं, बटन सेल्स, उनको आप चार्ज नहीं कर सकते। वो एक बार डेड हो गए तो दे हैव टू बी रिप्लेस्ड, दे हैव टू बी। बट लेकिन फोन की बैटरी का क्या एडवांटेज है, या इन्वर्टर की बैटरी का क्या एडवांटेज है, वो पहले पूरी खाली हो जाती है, लेकिन जब लाइट आती है फिर से वो क्या होने लग जाती है, चार्ज। सो इट कैन बी चार्ज अगेन एंड। तो अगर आप पूछ रहे हो कि हमारे जो फोन की बैटरीज हैं या रिमोट के सेल्स हैं या टॉयज के सेल्स हैं, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी हमारे डिवाइसेस काम कर रहे हैं। नहीं तो आपका रिमोट ही नहीं चलेगा, आपकी फोन ही नहीं चलेगा। जैसे फोन में होता है कि बैटरी अपनी रिचार्ज होती है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए पहले इलेक्ट्रिसिटी को डालना पड़ेगा। नहीं समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। जैसे इलेक्ट्रिकल तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हाँ और फोन की बैटरी इलेक्ट्रिकल होती है, हाँ, ठीक है, तो उसको चार्ज करते हैं तो एक सिग्नल। वेरी गुड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जब फोन की बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है वो, पर जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं फिर तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो चार्जिंग के टाइम तो ऑपोजिट प्रोसेस चलेगा। चार्जिंग के टाइम तो एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिहेव करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके जो सारे केमिकल्स खत्म हो गए हैं, एनोड और कैथोड क्या हो चुके हैं, वो रिस्टोर करने हैं ना। तो ये सही बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो तब तक एक्ट कर रहा है जब तक वो डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ, जब तक वो डिस्चार्ज हो रहा है या जब तक वो काम कर, जैसे ही तुम उसको चार्जिंग पे लगा दोगे तो ऑपोजिट प्रोसेस, क्योंकि चार्जिंग पे लगाने का मतलब है कि तुम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। हाँ, वो इलेक्ट्रोलिटिक बन गया। क्या बन गया? तो ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। आप जब अपना दिमाग ऐसे चलाओगे कि दैट मीन्स यू आर डूइंग सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब आप बोल रहे हो कि फोन की बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल है, तो चार्जिंग के टाइम तो आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो चार्जिंग के टाइम इट इज नो मोर एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट हैज स्टार्टेड एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम्स में। अब इससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की शुरुआत करें या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की शुरुआत करें, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर के लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए। हालांकि 11th में हमने पढ़ा है कि क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शंस, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि देखो दो प्रोसेसेस होते हैं। रिडॉक्स नाम ही बता रहा है, आर ई से मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब देयर आर टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसका मतलब उसके अंदर दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक रिडक्शन और एक। अब कैसे पता लगेगा कि कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन है? अगर उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं Zn ने Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? तो आपने देखा कि जिंक किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में चेंज होने का मतलब है कि वो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ना, क्योंकि जब कोई चीज लूज करती है तभी उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सी। अगर आप बाई चांस भूल जाओ कि मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है तो आप ऐसे याद करो, लियो। लियो एक सन साइन होती है, जैसे स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉन, तो लियो इज LEO। आपको याद रहेगा कि व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑलवेज ऑक्सी, एंड वी कैन रिमेंबर दिस फ्रॉम दिस निमोनिक LEO, लियो। लेकिन अगर कोई गेन कर रहा है, जर्मनी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज R इज रिडक्शन। यानी कि अगर कॉपर ने गेन करे हैं तो कॉपर की क्या हुई, जिंक की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और कॉपर की क्या हुई, तो रिडॉक्स रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको रिडॉक्स रिएक्शन का बेस बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे तो ऑब्वियसली एक लूज कर रहा होगा और एक, these things happen side by and these things happen hand on hand। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेटल लूज कर रहा है बट गेन करने वाला कोई नहीं है। तो उस टाइम पे आपको ये पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब आपको सोचना ना पड़े कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम ये क्यों पता होना चाहिए?
मान लो अब मैं इसी डायग्राम की बात करूं जो मैंने आपको दिखाया था कि जब तुमने जिंक और कॉपर को सेपरेट किया तो जिंक ने लूज करा, तभी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके कॉपर के पास गए। तो यहाँ पे पता होना क्यों जरूरी था कि जिंक लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। ना भी पता हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो दिख ही रहा है कि हाँ जिंक लूज कर रहा है और कॉपर गेन कर रहा है। बट जिंक विच इज लूजिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है। Many students don't have clarity of this thing that what is anode and what is cathode, and sometimes they think that something which is positive is anode। पहले तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमने ना बचपन से पढ़ा होता है कि ये बैटरी है, ये बैटरी है, जब हम इसको किसी भी चीज के साथ कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। अब ये नहीं है कि जो आपको पढ़ाया है वो गलत है, बट हर बार पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड नहीं होता। तो ये कोई डेफिनेशन ही है एनोड की कि अगर किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव साइन होगा तो वो एनोड है। एनोड की डेफिनेशन है कि वहां पे ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट आप ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे यहाँ से पूछूं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई, जिंक की कि कॉपर की, आपने देखा कि मैम जिंक इज चेंजिंग टू जिंक टू पॉजिटिव, यानी कि जिंक लूज कर रहा है, और आपने बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो जिंक की क्या हुई? ऑक्सी। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके हरमन कॉपर के पास गया, कॉपर के जो अंदर आयंस बैठे थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो आपको तुरंत पता लग गया ना कि अगर जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक इज एक्टिंग एज एनोड एंड कॉपर इज एक्टिंग एज, बिकॉज ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो एनोड ही होगा, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो क्या होगा, और जहां पे रिडक्शन हो रही है वो क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक एनोड एक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर जिंक एनोड इज नॉट पॉजिटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्यों? क्योंकि जिंक अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? अगर जिंक खुद पॉजिटिव होता तो वो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता था, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक एनोड हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड कॉपर कैथोड हैज अ पॉजिटिव चार्ज। अब कई बच्चों को ये चीज कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है कि मैम हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड होते हैं और नेगेटिव वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होते हैं, यानी कि एनोड का पॉजिटिव या नेगेटिव होना कंफर्म नहीं है। एनोड कैन बी पॉजिटिव, एनोड कैन बी, व्हाट इज कंफर्म कि एनोड वो है जहां क्या होती है ऑक्सी, एनोड वो है जहां क्या होती है ऑक्सी। दोबारा समझते हैं, हम बात कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शंस की, दो तरह की रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं जिनमें दो प्रोसेसेस होते हैं। क्या होते हैं? ये क्या हो गया? फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज, द अदर प्रोसेस इज नोन एज, हमने समझा कि कैसे याद किया जाए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सी, Zn चेंजिंग टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आपने देखा कि जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सी। भूलोगे तो नहीं ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है फ्रॉम द निमोनिक लियो, लियो इज LeO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सी। और वही दो इलेक्ट्रॉन जब कॉपर टू पॉजिटिव ने गेन किए, कॉपर टू पॉजिटिव ने क्या किए, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोलना है, हाउ कैन वी रिमेंबर दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन फ्रॉम द वर्ड जर्मनी, GER, GE। अब मैंने कहा कि ठीक है ये तो हम रट लेंगे कि जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सी, और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्या है। बट ये जानना क्यों जरूरी है, हम क्यों जाने कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्योंकि ये चीज हमें बताती है कि कौन एनोड है, कौन, जहां पे लॉस हो रहा है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है वही एनोड होगा, और जहां पर गेन हो रहा है यानी कि जहां पे क्या हो रही है रिडक्शन, वही क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज, positive negative may change, but one thing which is confirmed is what is anode where oxidation and what is reduction where, and what is oxidation, loss of
इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज रिडक्शन, गेन ऑफ। तो ये चीजें आपने हमेशा इस चैप्टर में याद रखनी है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एंड जिस रोड पे ऑक्सीडेशन होगी दैट इज एनोड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और जहां रिडक्शन होगी वो क्या होगा, कैथोड। ठीक है, ये बताओ F क्या कर रहा है, अगर F नेगेटिव में चेंज हो रहा है, शब्द F नेगेटिव में चेंज हो रहा है, हाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि अगर F किस में चेंज हो रहा है, F नेगेटिव, नेगेटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ओके, अब मैंने आज आपको पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाना था जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। वो ये था कि हमने पहले बीकर में क्या लेना है, पहले बीकर में क्या लेना है, जिंक, दूसरे बीकर में क्या लेना है, कॉपर, दोनों को सेपरेट करना है वायर से, और बीच में क्या लगा दिया हमने, आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, और सिंपली एक बल्ब भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो। अब आपने क्या देखा कि जैसे आपने की प्रेस करी, वैसे तो यहाँ पे इन्होंने की भी नहीं लगाई हुई, आप एक की भी लगा सकते हो। अब जैसे आप की प्रेस करोगे सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होते ही कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक लूज करेगा कि कॉपर। हाउ मेनी ऑफ यू से जिंक, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, कैसे पता लगा हर्ष की जिंक मोर रिएक्टिव है, केदारनाथ का आलू जरा फीके से पकाता है कॉपर, कॉपर से जिंक बहुत ऊपर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब क्या हुआ भवे, ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, जिंक खुद तो Zn2 पॉजिटिव बना के नीचे आ गया, जिंक क्या बना के नीचे आ गया, Zn2, और जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे थे ये ट्रैवल करके इधर जाने लगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचे तो कॉपर ने कहा कि मेरे को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो मेरे अंदर आयंस पड़े हैं, जो मेरे सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस पड़े हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे कॉपर बना के डिपॉजिट होने लग गए। बट यहाँ पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, बट दिस सेल स्टॉप्ड वर्किंग। 1 सेकेंड के लिए सेल चला, बट उसके बाद जो पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना था उसके बाद ये 1 सेकेंड के बाद काम करना बंद हो गया। क्यों, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपने पहली बार जिंक और कॉपर को कनेक्ट किया था तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लेकिन जिंक खुद किस में चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं इस बीकर पे, जिस बीकर को आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हो, कौन सा सेल बोलते हो, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आए, कॉपर 2 पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ऊपर चले गए, SO4 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा बच गए, जिसकी वजह से इस रिडक्शन हाफ सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखो, पहले ना पॉजिटिव चार्ज था ना पहले क्या था, लेकिन पहली बार जब सेल ने काम करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके चले तो गए, बट उसकी वजह से जो फर्स्ट बीकर था, जिसको हम कौन सा बीकर बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, it acquired with charge, it acquired with charge positive, and another beaker जिसको हम कौन सा हाफ सेल बोल रहे हैं, रिडक्शन, इसने कौन सा चार्ज एक्वायर कर लिया, नेगेटिव। अब सेकेंड टाइम जब जिंक लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और इस बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव अट्रैक्ट। दोबारा सुनो, जब स्टार्टिंग में तो सेल काम कर गया, स्टार्टिंग में सेल काम क्यों कर गया, क्योंकि दोनों हाफ सेल्स न्यूट्रल थे, दोनों हाफ सेल्स क्या थे, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जिंक Zn2 पॉजिटिव बना के नीचे आ गया, तो इस बीकर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके वहां चले गए, कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, SO4 2 नेगेटिव बच गए, तो इस बीकर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड दिस सेल स्टॉप्ड वर्किंग। क्यों स्टॉप वर्किंग हो गया, क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस बीकर इज एक्वायरिंग द पॉजिटिव चार्ज, Zn2 पॉजिटिव के आने की वजह से, और इस बीकर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है,
उससे क्या होगा कि जब जिंक दोबारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव अट्रैक्ट। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं जो पहले बीकर पे यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जो दूसरे बीकर पे रिडक्शन हाफ सेल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इन्होंने बीच में ना एक सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ था, एक यू शेप की ट्यूब लगाई हुई थी जिसका काम सर्किट को कंप्लीट करना था। अब इस सॉल्ट ब्रिज में उन्होंने कुछ सॉल्ट्स डाल दिए लाइक KI, KCl, KNO3। ये सॉल्ट्स क्या करते हैं, ये ना इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब ये रिएक्ट नहीं करते। ये सिंपल क्या देखते हैं कि जैसे इस बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है तो ये अब इन बीकर के अंदर अपने नेगेटिव आयन भेजने शुरू कर देंगे, नेगेटिव आयन भेजने शुरू कर देंगे ताकि पॉजिटिव इज न्यूट्रलाइज बाय नेगेटिव। हाँ, सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो दूसरे बीकर में कौन सा चार्ज आ रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपना पॉजिटिव आयन भेजने लग जाएगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो आपने यू शेप सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है, देखो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप एक बीकर लोगे, यहाँ पे दूसरा बीकर लोगे, यहाँ पे जिंक रोड लोगे, यहाँ पे आप कॉपर रोड लोगे। तो आपको क्या लगता है कि आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, बीच में गिल्वेनोमीटर लगा के इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे? सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। सर्किट कब कंप्लीट होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए तो वापस भी आए। तो बीच में हमने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक ब्रिज लगा देना है। क्या लगा देना है? इस यू शेप ट्यूब को क्या बोला गया था? सॉल्ट ब्रिज। क्या बोला गया था? जिसका पहला फंक्शन तो था टू कंप्लीट द सर्किट। मतलब पहली बार जब उसको लगाया था, उसको लगाने का कारण था कि सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। लेकिन बाद में इसी सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या डाल दिए गए? सर्टेन लाइक KI, KCl एंड, और ये सॉल्ट्स क्या करते हैं कि जैसे ही ये देखते हैं कि आपकी फर्स्ट बीकर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे ऊपर, लेकिन ये जो आयंस है ये तो नीचे आ जाएंगे। तो जैसे इस बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, वो न्यूट्रल करने के लिए अपने नेगेटिव आयंस डिफ्यूज कर देंगे। अपने नेगेटिव आयंस क्या कर देंगे? तो पॉजिटिव विल कैंसल्ड बाय नेगेटिव। और दूसरे बीकर में जब कॉपर टू पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके ऊपर जा रहा था तो नीचे SO4 नेगेटिव आयन एक्स्ट्रा होने की वजह से इस बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव। इसको न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपना कौन सा आयन भेज देगा? पॉजिटिव। एंड सेल विल कीप ऑन वर्किंग। आई अगेन रिपीट, जब पहली बार डैनियल सेल बना था, उन्होंने जिंक और कॉपर को कनेक्ट कर दिया था, तो सेल एक्चुअली वर्कड ओनली फॉर 1 सेकेंड। ये सेल सिर्फ एक ही सेकेंड के लिए काम किया, क्योंकि उस टाइम पे साइंटिस्ट को आइडिया नहीं था। उनको लगा कि हमने जिंक और कॉपर को कनेक्ट कर दिया है, ब्रिज लगा के सर्किट कंप्लीट कर दिया है, तो सेल को काम करना चाहिए। एंड एक्चुअली सेल वर्क बट ओनली फॉर 1 सेकेंड। उसका कारण ये है कि पहली बार तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और कॉपर टू पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, बट पहली बार इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते ही दोनों बीकर्स के ऊपर चार्जेस आ गए। दोनों बीकर्स के ऊपर क्या आ गए? पहले बीकर पे जिसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव। दूसरे बीकर को जिसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था? इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल नहीं होंगे तो सेल विल नॉट वर्क, सेल विल नॉट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तनवीर सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या डाले गए? और ये कैसे सॉल्ट्स हैं? इनर्ट, मतलब रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ क्या प्रोवाइड करते हैं? आयंस। जैसे ही उनको लगता है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सा चार्ज हो रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। उसको न्यूट्रल करने के लिए वो अपना कौन सा आयन डिफ्यूज कर देंगे? नेगेटिव। कॉमन सेंस। और दूसरे बीकर में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको डिफ्यूज कर रहे हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए कौन सा चार्ज डिफ्यूज कर देंगे? पॉजिटिव। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा करके जाए ना जाएं, लेकिन हमें 2 फंक्शन सॉल्ट ब्रिज के ऑलवेज याद होने चाहिए कि पहला फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का था टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल, बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दोनों, ये नहीं बोलना इट कनेक्ट 2 बीकर्स। याद करो, फर्स्ट बीकर का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरे बीकर का नाम क्या है? रिडक्शन हाफ सेल। और क्या मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल को एनोड भी बोल सकती हूँ?
ऑक्सीडेशन हाफ सेल को क्या मैं बोल सकती हूँ? एनोड। और रिडक्शन हाफ सेल को क्या मैं बोल सकती हूँ? कैथोड। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि एनोड इज दैट वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दिस इज अ यूनिवर्सल थिंग, दिस इज अ। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है भवे सॉल्ट ब्रिज का? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल। पहले तुम सिंपल लिखोगे कि सेकंड फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का क्या है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, फिर एक्सप्लेन करोगे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन कर रहा है नैतिक, कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। रिडक्शन हाफ सेल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। एंड इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट ब्रिज क्या करता है हरमन? अपने कौन से आयंस डिफ्यूज करने लग जाता है? पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए जाहिर सी बात है वो कौन सा चार्ज डिफ्यूज करेगा? पॉजिटिव किससे न्यूट्रल होगा? नेगेटिव से कि पॉजिटिव से? तो वो अपने कौन से आयंस भेज रहा है? कौन से हैं? आई नेगेटिव। के आई सॉल्ट है अगर, तो नेगेटिव आयंस वो अपने कौन से भेजेगा? आई नेगेटिव। और दूसरे बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? टेमो। दूसरे बीकर पे कौन सा चार्ज आ रहा है? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कौन सा भेजेगा, है ना? सो दिस इज व्हाट इज शोन ओवर हियर। यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जिंक Zn2 पॉजिटिव देने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये ब्रिज का काम कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज किसका काम कर रहा है? ताकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए तो ये वापस जा भी पाए। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Zn की सुनो, ये जो बंदा है ये कौन सा चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सॉल्ट अपना कौन सा चार्ज भेज रहा है उसको न्यूट्रल करने के लिए? ये जो जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है, इसने ये डायग्राम में बंदे के थ्रू दिखाया हुआ है कि इस बंदे के ऊपर कौन सा चार्ज है। तो सॉल्ट ने अपना ब्रिज से कौन सा आयन आ रहा है कि रुक मैं आ रहा हूँ कौन सा है? नेगेटिव। और दूसरे बीकर में इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन आ रहा है? कहानी की तरह समझोगे तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। अगर आप इसको यू विल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैम डायग्राम भी लर्न करना है ऑफ कोर्स। इसमें है ही क्या, 2 बीकर ही बनाने, एक में जिंक एक में कॉपर, दोनों को कनेक्ट करो, इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए बल्ब लगा दो। अगर आप कहानी की तरह पढ़ोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप ऐसे देखोगे ओ माय गॉड इट्स अ ह्यूज डायग्राम, हाउ विल आई लर्न इट, देन इट इज टफ। तो आपको अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आप चीजें समझोगे कि हाँ हो क्या रहा है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रही है, सो इट इज। आप अपने फ्रेंड से पूछना, किसी को पता ही नहीं होगा कि नोड क्या है, उन्होंने रट्टा मारा होगा कि अच्छा पहला बीकर एनोड ही होता है, बट आपको लॉजिक पता है कि पहला बीकर एनोड इसीलिए नहीं है कि पहला बीकर होता ही एनोड है। पहले बीकर पे क्या हो रही है? ऑक्सी, दैट इज लॉस ऑफ। ये होते हैं कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट के नाम पे आपको बोला जाता है कि वर्क ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, हम नारे तो बहुत लगा देते हैं बट हमें पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यही है कि कल को हमारी क्लास के बाद हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो होता ही है, पहला बीकर तो एनोड ही होता है। यू हैव टू नो द रीजन। दूसरा बीकर कैथोड है क्योंकि वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, यानी कि रिडक्शन। ओके, बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक शैल वी राइट, क्योंकि मैं ओवरफ्लो नहीं करना चाहती, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ा। थोड़ा सा स्टार्ट तो कर लो, क्योंकि देखो ना तो तुमने बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स बनाए हैं और मैं अगर आगे 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 पढ़ाती रहती हूँ फिर वो इतने ज्यादा नोट्स हो जाते हैं कि मुझे भी डिक्टेट करने मुश्किल लगता है और मैं कहती हूँ फिर घर से ही बना लेना। अब मुझे बताओ कि बायोमोलिक्यूल के शब्द किसने बना लिया नोट्स? किसी ने भी नहीं बनाए, आधों ने बस प्रोटीन्स तक बनाए हैं, सिर्फ एक मयंक ने कंप्लीट करे हैं, बट इसने बीच बीच में डायग्राम्स की जगह छोड़ी है। एक मयंक ने कंप्लीट करे हैं, तुम्हारे भी नहीं हो, तुम्हारे तो चलो एग्जाम चल रहे हैं। एक हरमन ने कंप्लीट करे हैं, हर्ष ने भी काफी कर लिए हैं, नैतिक ने भी कंप्लीट करे हैं। शब्द तो कल नहीं आया ना, और कल क्या है? कल टेस्ट है, तभी बता दूं। टुमारो इज टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं ना अभी जो 2 मिनट है ना उसमें लिखवाती नहीं हूँ। सूर्य का एक डाउट था वो क्लियर कर देती हूँ। बायोमोलिक्यूल्स का बच्चों को तो याद नहीं रहता डाउट्स क्या, मेरे को याद रहते हैं। 2 क्वेश्चन है बस, मयंक के क्वेश्चन पेपर में आना है।
हेलो, केड़ा? हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने को स्मेल करके देख लें। भैया मैं झूठ बोल रही हूँ, करा ही नहीं है वॉश। चलो अच्छा, अब हाँ वही मैं कह रही हूँ, अगर मान लो हुआ भी है, मेरे माइंड से स्किप कर गया होगा। अब आप ये बहुत टाइट है, चलो ठीक है, फिर तो आपको धो के करना चाहिए ना, फिर आप खुद वॉश करके स्टिच करते ना। चलो अब मेरी बात सुनो, एक तो इसका नेक ऊपर करो, ये थोड़ा नीचे है, ठीक है, गला इसका डीप है, थोड़ा ऊपर कर दो, और ना इसकी साइड से झूल से पड़ रहे हैं, वैसे टाइट है लेकिन फिर पता नहीं वहां से झूल के पड़ रहे हैं। चलो आप अपने पास रख लो, मैं शाम को आती हूँ, ठीक है, ओके। हाँ जी देखो, एक सिर्फ तुम्हारे लिए कह रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स में ना जो ये टॉपिक है, ये आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जैसे कैसे प्रूव हो रहा है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब हम ग्लूकोज को, अब आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से कंपैक्ट करके बनाना है, वैसे जिनको पूरा बनाना है कि हम तो हमें पूरा आता है, ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन आप ये चारों कार्बन क्लब भी कर सकते हो, इससे आपके लिए आसान हो जाएगी रिएक्शन। अब कैसे प्रूव होता था कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है? जब हम इसको HI के साथ ट्रीट करते थे। किसके साथ ट्रीट करते थे? तो HI ने क्या करा था कि ग्लूकोज के सारे ऑक्सीजन हटा के H लगा दिए, पर उसने पेंटेन तो नहीं बनाया, ब्यूटेन तो नहीं बनाया, क्या बनाया था? एन हेक्सेन का मतलब था कि 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में थे, कोई ब्रांच में नहीं था, 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में थे। तो इसका मतलब है कि इसमें भी तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में रहे होंगे। मतलब एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं बात समझ आती थी कि हेक्सेन बनने से ये कैसे प्रूव हो रहा है कि ग्लूकोज में भी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में। अरे प्रोडक्ट में वही होगा ना जो रिएक्टेंट में था, अगर रिएक्टेंट में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में रहे होंगे तभी उसके द्वारा बनने वाले प्रोडक्ट में भी 6 कार्बन किसमें आ रहे हैं? स्ट्रेट चेन में। तो अब जब आप ये रिएक्शन याद करोगे, और तुम जो तुम्हें मैंने PYQs भेजे है ना, अगर तुम नजर मारो उसमें ये रिएक्शन 10 बार आ चुकी है। हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज हैज 6 कार्बन इन द स्ट्रेट चेन? एन का मतलब है, अगर आइसोप्रोपाइल अगर होता एन की जगह सेकेंडरी हेक्सेन कॉमन नेम, तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में ना होते, एक सेकेंडरी होता। एन का मतलब होता है कि सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में, कॉमन नेम। अब ना एक रिएक्शन देखिए, ये कैसे प्रूव हो रहा है कि ग्लूकोज में 5 OH हैं? बस ये वाली देख लो, ये मुश्किल है थोड़ी। जो ग्लूकोज है आपको तो पता है कि हाँ इसके पास 1 2 3 4 5 OH है, आपको तो स्ट्रक्चर याद है। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन डालूंगी कि अब साइंटिस्ट को कैसे पता लगा था, तो उन्होंने ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई थी एसिटिक एनहाइड्राइड। सुन लो, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक, जब हम किसी भी कंपाउंड को जिसमें OH होता है उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ये जो एसिटाइल वाला ग्रुप होता है वो H की जगह पे लग जाता है। आई अगेन रिपीट, अगर हम किसी भी कंपाउंड को जिसके अंदर अल्कोहल OH होगा उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ एसिटाइल वाला ग्रुप किसको रिप्लेस कर देगा? H को। लेकिन जब साइंटिस्ट ने ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया तो उनको पेंटा एसिटेट मिल रहा था। पेंटा एसिटेट का मतलब है कि इसके 5 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि जहां जहां OH है वहां पे एसिटाइल ग्रुप जा रहा था, जहां जहां OH है वहां पे एसिटाइल ग्रुप जा रहा था। H की जगह पे COCH3 ग्रुप, H की जगह पे COCH3 ग्रुप, H की जगह पे COCH3 ग्रुप। तो जहां जहां पर ये आपने H है वहां पे आपने ये वाला ग्रुप लगाना है। कौन सा ग्रुप लगाना है बोलो? H की जगह पे COCH3, H की जगह पे, H की जगह पे, H की जगह पे, H की जगह पे। तो ये जो COCH3 होता है ये एसिटेट ग्रुप होता है, बट कितने एसिटेट बन रहे हैं? 1 2 3 4। तो ग्लूकोज ने क्या बनाया था? ग्लूकोज
एसीटेट नहीं, क्या बनाया था? तो ये पेंटा एसीटेट बनना क्या प्रूव कर रहा था कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज में एक OH नहीं, 2 OH नहीं, 3 OH नहीं, 4 OH नहीं, बल्कि कितने OH हैं? तो जब मैंने तुम्हें एवली रिएक्शंस करवाई थी उस टाइम मैंने तब भी छोड़ दी थी, क्योंकि इतना ओवरफ्लो हो रहा था कि तुम्हें मैं एकदम से ये रिएक्शन करवाती तो आप बोलते क्या हो गया। लेकिन अब आप फ्रेशली पढ़ रहे हो कि अगर ये क्वेश्चन आया कि हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप्स, तो कैसे प्रूव करोगे दैट ओन रिएक्टिंग विद एसिटिक एनहाइड्राइड। किसके साथ रिएक्ट करना है? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, CH3CO बीच में O, फिर CH3CO, CH3CO, CH3CO बीच में। बट जिसका एसिटाइल ग्रुप सिर्फ के कौन से H को रिप्लेस करता है? कोई भी H को रिप्लेस कर देता है, OH वाले H को। किसके H को रिप्लेस करता है? तो आपने सिंपल OH वाले H की जगह पे COCH3 लगा देना है, COCH3 लगा देना है। तो जब तुम COCH3 लगाओगे तो ये कितनी बार लगाओगे? क्योंकि ग्लूकोज में है ही कितने OH, तो ग्लूकोज क्या बनाएगा? नॉर्मल एसिटेट के पेंटा एसिटेट? तो पेंटा एसिटेट क्यों बना रहा है परम? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एक OH नहीं, 2 OH नहीं, 3 OH नहीं, 4 OH नहीं, बल्कि कितने OH हैं? तो ये आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस। आज जो कल कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट को प्रिपेयर कर लेगा कॉपियां भर भर के, एक प्रोटीन्स नहीं आ रहा, प्रोटीन से पहले तक प्लीज अपना चैप्टर प्रिपेयर करके आना, ओनली नोट्स। क्वेश्चन जो भेज रखे हैं वो सिर्फ आपको नजर मारने हैं कि यू नो जस्ट टू गेट द आइडिया दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम, बट अभी क्वेश्चंस का टेस्ट। क्योंकि जो ये टॉपिक है ये जब